तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की यहाँ पे वीडियो है। तो जैसे कि हमारी यहाँ पे एक सीरीज़ चल रही है उत्तराखंड परीक्षावाणी 2024, जिसमें हम देख रहे हैं परीक्षावाणी का जो फर्स्ट चैप्टर है उत्तराखंड संक्षिप्त अवलोकन। तो उत्तराखंड संक्षिप्त अवलोकन की हमने यहाँ पे 13 वीडियो कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने 650 क्वेश्चन कवर किए हैं। अगर आपने अभी तक इन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज यहाँ पे जो वीडियो है तो ये 14वीं वीडियो है, जिसमें हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन है यहाँ पे मृदा से संबंधित क्वेश्चन है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है उनसे संबंधित क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर भी करिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीवी पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये नैनीताल में स्थित है और इसकी स्थापना होती है 1995 में। जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र की स्थापना कब की गई थी। तो जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र की स्थापना होती है 1988 में। और जैव मंडलीय सुरक्षित जो क्षेत्र है ये राज्य में एक ही क्षेत्र है, इसका नाम है नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है। अगर इसकी फैलाव की बात करते हैं तो ये 3 जिलों में फैला हुआ है, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में। इसका जो क्षेत्रफल है तो 5860.6 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के कितने जैव क्षेत्र हैं। तो 2 जैव क्षेत्र हैं जो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। कौन कौन से हैं वो। एक है फूलों की घाटी, जिसको 2005 में शामिल किया गया था। और दूसरा है यहाँ पे नंदा देवी नेशनल पार्क, इसको 1988 में शामिल किया गया। महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना होती है 1977 में और ये 2 जनपदों में फैला हुआ है, बागेश्वर और पिथौरागढ़, लेकिन मुख्य रूप से इसे बागेश्वर में ही माना जाता है। ये यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन बन जाता है। 1982 में राज्य सरकार द्वारा स्थापित कस्तूरी मृग प्रजनन संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये है कांचुला खर्क। ठीक है। चमोली के कांचुला खर्क में स्थित है कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र। देहरादून के मंदराम व बारकोट क्षेत्र में मिलता है। तो यहाँ पे चूना और पत्थर मिलता है। मंदराम और बारकोट ये जो 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, यहाँ पे चूना पत्थर मिलता है। चूना पत्थर का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है। तो इसका जो उपयोग होता है सीमेंट उद्योग में होता है। ठीक है। सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का सर्वाधिक उपयोग होता है। संगमरमर के पर्याप्त भंडार कहाँ है। तो ये मसूरी के पास है और इसके अलावा टिहरी में भी ये देखने को मिलता है। राज्य में बेराइट खनिज मिलता है। तो ये देहरादून में मिलता है। राज्य में एस्बेस्टास मिलता है। तो ये मिलता है पौड़ी व अल्मोड़ा में। एस्बेस्टास मिलता है पौड़ी व अल्मोड़ा जनपद में ये मिलता है। राज्य में टिन कहाँ मिलता है। तो ये चमोली में मिलता है और चमोली एकमात्र जनपद है जहाँ पे टिन मिलता है। राज्य में खनन नीति की घोषणा कब हुई थी। देखो, राज्य में जो प्रथम खनन नीति की घोषणा हुई थी वो हुई थी 4 अप्रैल 2001 में और जो नई खनन नीति है वो 2021 में जारी हुई थी। लेकिन बाद में इसे हाईकोर्ट द्वारा बंद कर दिया गया था, जो नई वाली खनन नीति थी। तो यहाँ पे राज्य में खनन नीति की घोषणा होती है पहली। ठीक है। प्रथम खनन नीति की घोषणा होती है 4 अप्रैल 2001 में और नई खनन नीति जो लागू होती है तो 2021 में होती है और बाद में इसे हाईकोर्ट द्वारा बंद किया गया था। प्रदेश में नई कृषि नीति कब जारी की गई थी। तो जिस प्रकार से यहाँ पे नई खनन नीति की घोषणा होती है तो उसी प्रकार यहाँ पे नई कृषि नीति जारी होती है 2018 में और जो पहली कृषि नीति जारी हुई थी वो 2011 में जारी हुई थी। प्रदेश की कुल जनसंख्या में कृषि से जुड़े लोग हैं तो 12.81% जो लोग हैं वो कृषि से जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड राज्य की जो कुल जनसंख्या है तो 1,86,000 के आसपास है और प्रदेश के कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषि से जुड़े लोग हैं तो 33.38%। ठीक है। ये इतने जो लोग हैं ये कार्यशील जनसंख्या में कृषि से जुड़े हुए हैं।
राज्य के कुल भू क्षेत्र में से पर्वतीय भाग कितना है? तो 86% के आसपास है, और मैदानी जो क्षेत्र है तो 13%, ठीक है, 14% के आसपास मैदानी क्षेत्र है, और पर्वतीय यहाँ पे 86% है। किस क्षेत्र के मृदा कंकड़ पत्थरों तथा मोटे बालुओं से युक्त है? तो भावर क्षेत्र की मृदा। तराई क्षेत्र की मृदा में किन तत्वों की कमी पाई जाती है? तो इसमें नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी पाई जाती है, ठीक है, नाइट्रोजन और फास्फोरस तत्वों की कमी तराई क्षेत्र की मृदा में पाई जाती है। देहरादून का जो दक्षिणी इलाका है, तो देहरादून के दक्षिणी इलाके से लेके यूएस नगर तक के जो क्षेत्र है, तो यहाँ पे तराई क्षेत्र है, ठीक है। देहरादून की दक्षिणी इलाके से लेके उधम सिंह नगर तक का जो क्षेत्र है वो तराई क्षेत्र है, और ये जो यहाँ पे जो ये तराई जो क्षेत्र है तो ये काफ़ी उपजाऊ है, और यहाँ पे फसल के लिए ये तराई क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ होती है, लेकिन इसमें जो तत्वों की कमी है तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, ठीक है। तराई क्षेत्र की जो मृदा होती है ये काफ़ी उपजाऊ होती है। टर्सरी प्रकार की मृदा कहाँ पाई जाती है? तो शिवालिक, पहाड़ियाँ व दून क्षेत्र में पाई जाती है। ज्वालामुखी और क्वार्टज मृदा पाई जाती है तो भीमताल में पाई जाती है। शिवालिक के निचले ढालों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दोमट मिट्टी पाई जाती है। पहाड़ी ढालों या पहाड़ियों के किनारे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये लाल मृदा यहाँ पे पाई जाती है, यानी कि लाल मिट्टी पाई जाती है पहाड़ी ढालों या पहाड़ियों के किनारे पे। घास के मैदानों के निचले भागों के वनों में मिलती है, तो यहाँ पे उप पर्वतीय मृदा पाई जाती है। सिंचाई की दृष्टि से राज्य में कितनी प्रकार की कृषि भूमि मिलती है? तो यहाँ पे 3 प्रकार की, ठीक है, 3 प्रकार की कृषि भूमि मिलती है, तलाव, उपराव और इजराइन। जो तलाव भूमि होती है, तलाव भूमि वह भूमि होती है जहाँ पे सिंचाई की सबसे अच्छी व्यवस्था रहती है। उपराव भूमि जो होती है ये असिंचित भूमि होती है, और जो इजराइन भूमि होती है तो यहाँ पे जो ये भूमि जंगलों के बीच में पथरीली भूमि होती है, या इसे बंजर भूमि भी कह सकते हैं, और इजराइन भूमि को कटील भूमि भी इसको कहा जाता है। राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम शुद्ध बोए गए भूमि क्षेत्रफल वाले जिले हैं, तो उधम सिंह नगर और चंपावत 2 जिले हैं, उधम सिंह नगर और चंपावत। उत्तराखंड राज्य किस जिले में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? तो सर्वाधिक कृषि योग्य जो भूमि है वो है उधम सिंह नगर, और सबसे कम जो है वो है रुद्रप्रयाग। स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश काल में कितने भूमि बंदोबस्त हुए? तो ब्रिटिश काल में यहाँ पे टोटल 11 भूमि बंदोबस्त हुए हैं। इसके बाद आज़ादी के बाद एक भूमि बंदोबस्त होता है 1960 से लेके 64 के बीच तक, और एक भूमि बंदोबस्त होता है गोरखा शासन में 1791 में होता है, और किसके नेतृत्व में होता है? तो गोरखा जो सूबा था जोगामल, तो उसके नेतृत्व में होता है गोरखा शासन का पहला भूमि बंदोबस्त। ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ? तो ये हुआ था 1815 में, ठीक है। ब्रिटिश काल का प्रथम भू बंदोबस्त कुमाऊं में 1815 में होता है, और 1816 गढ़वाल में होता है, और ये ट्रेल द्वारा किया गया था। ब्रिटिश काल का सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त था, तो वो 9वां भूमि बंदोबस्त था, और ये कब होता है? तो 1863 से लेके 1873 के बीच में ये होता है, और इस टाइम पे कुमाऊं के जो कमिश्नर थे वो हेनरी रेमजे थे, और बंदोबस्त जो अधिकारी था वो बिकेट था। यानी कि बिकेट द्वारा कराया गया यह भू बंदोबस्त 1863 में रेमजे के शासनकाल में कराया गया था, और इस भू बंदोबस्त में प्रथम बार वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया था, क्योंकि जो बिकेट थे उन्होंने भूमि को यहाँ पे 5 भागों में बांटा था। कौन कौन से थे? तो तलाव, उपराव, अव्वल उपराव, दोयम, कंटील या इजराइन। तो इन 5 भागों में बिकेट ने भूमि को बांटा था। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? तो अंतिम भूमि बंदोबस्त होता है 1928 में, और ब्रिटिश काल का 11वां जो भूमि बंदोबस्त था ये अंतिम था, ठीक है, और ये केवल गढ़वाल में होता है, और इसको ईबर्टसन द्वारा
कराया गया था और ये ब्रिटिश काल का अंतिम बंदोबस्त था। स्वतंत्रता के बाद पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ? तो 1960 से लेकर 1964 के बीच में हुआ था। पारंपरिक तौर पर स्थानीय भूमि नापने का पैमाना था तो नाली और मुट्ठी। ठीक है। उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती थी? तो 200 वर्ग मीटर के बराबर होती थी एक नाली जमीन। राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो ये है ऊपरी गंगा नहर। इसका निर्माण होता है 1842 में और किसने इसका निर्माण कराया था? तो पीवी कॉडले ने इसका निर्माण करवाया था। ऊपरी गंगा नहर का उद्गम होता है तो ये हरिद्वार से उद्गम होता है। टिहरी परियोजना का शिलान्यास कब किया गया था? तो 1972 में टिहरी परियोजना का शिलान्यास किया गया था, जबकि इसमें जो कार्य निर्माण शुरू होता है तो 1978 में होता है टिहरी परियोजना का कार्य शुरू। टिहरी परियोजना को क्या संज्ञा दी गई है? तो राष्ट्र का गांव। ठीक है, राष्ट्र का गांव ये संज्ञा दी गई है टिहरी परियोजना को। शारदा नहर का निर्माण कब हुआ था? तो शारदा नहर बनी है काली नदी पर और इसका निर्माण हुआ था 1928 में। इसका निर्माण हो गया था और शुरू कब होता है? तो 1920 में शुरू होता है। नानक सागर बांध किन जिलों की सीमा पर स्थित है? तो उधम सिंह नगर और नैनीताल इन जिलों की सीमा पर स्थित है नानक सागर बांध। ये यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जल स्तर सुधार से संबंधित योजना है, यानी कि जल स्तर यानी कि जल संरक्षण से संबंधित चाल खाल योजना है। राज्य में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो गन्ने का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो उधम सिंह नगर में होता है। इसके अलावा उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है और गेहूं का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर में होता है। अगर यहाँ पे बात करते हैं मक्का की, तो सबसे ज़्यादा मक्का का जो उत्पादन होता है वो देहरादून में होता है और मंडवा का उत्पादन सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा में होता है। सबसे ज़्यादा जौ की जो फसल होती है तो वो पौड़ी गढ़वाल में होती है। राज्य में सेब का पहला बागान कहाँ लगाया गया था? तो ये हर्सिल में लगाया गया था और किसके द्वारा लगाया गया था? तो फ्रेडरिक विल्सन के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, सेब के बागान लगाने का जो श्रेय जाता है ये फ्रेडरिक विल्सन को जाता है। राज्य के किन जनपदों में सेब का उत्पादन नहीं होता है? तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर में सेब का उत्पादन नहीं होता है, क्योंकि ये हमारे जो दो जिले हैं ये मैदानी जिले हैं और मैदानी जिलों में सेब का उत्पादन नहीं होता है। राज्य में उत्पादित सेब को अन्य राज्यों में किस नाम से बेचा जाता है? तो राज्य में जो उत्पादित सेब है इसको अन्य राज्यों में हिमाचली ब्रांड से बेचा जाता है, जबकि दिल्ली में राज्य की जो सेब है इसको न्यूजीलैंड सेब के नाम से बेचा जाता है। राज्य में प्रमुख लीची उत्पादक जिला कौन सा है? तो देहरादून है, जिसमें लीची का उत्पादन अधिक होता है और केंद्र सरकार ने लीची निर्यात जोन में घोषित किया है देहरादून को। ठीक है, देहरादून को केंद्र सरकार ने लीची निर्यात जोन घोषित किया है। अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई स्थापित है तो ये बागेश्वर के कौसानी में है। दूध व दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति किस ब्रांड के नाम से की जाती है? तो आंचल नाम के ब्रांड से की जाती है। आगे यहाँ पे देखते हैं राज्य में मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना कहाँ की गई? तो ये उधम सिंह नगर में की गई है। राज्य में पहला दुग्ध संघ की स्थापना कब होती है? तो 1949 में होती है और हल्द्वानी में। डेयरी शोध विकास केंद्र कहाँ है? तो ये नैनीताल में है। और आज की वीडियो का यहाँ पे जो अंतिम क्वेश्चन है, अतिहिमकृत वीर्य उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून के श्यामपुर में स्थित है। तो ये थे यहाँ पे आज के 50 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।